हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और कल हमने सबलम चतुर्भुज को समाप्त किया था। आज हम समा पतंग चतुर्भुज को खत्म करने वाले हैं। काइट काइट क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो काइट क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, पहले ये समझते हो। काइट क्वाड्रिलेटरल पतंग के आकार का एक चतुर्भुज होता है जिसकी आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। मैं अगर आपको सीधा सीधा बता दूं तो देखिए, चित्र की तरफ चलते हुए समझाते हैं। इसकी ये होती है ना, यहाँ से ये वाली आसन्न भुजाएं होती हैं, ये हमेशा बराबर होती हैं। ये देखो, दोनों भुजाएं बराबर दिखा रहे हैं। इनकी जो विकर्ण है, एक विकर्ण इसमें बड़ा खींच जाता है, एक विकर्ण छोटा खींच जाता है। दोनों विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते हैं, क्योंकि इस वाले विकर्ण की लंबाई कम होगी, इस वाले विकर्ण की लंबाई ज़्यादा होती है और ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल प्राप्त करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर आपको बता दूं तो सीधा सीधा सा क्या होता है कि पतंग चतुर्भुज ऐसा विशेष चतुर्भुज होता है जिसमें आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं। आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं, मतलब ये वाली रेखा इसके बराबर होगी, ये वाली रेखा हमेशा इसके बराबर होती है। अर्थात इसमें आसपास के दो जोड़े समान लंबाई के होते हैं, मतलब ये वाले दो जोड़े, ये वाले दो जोड़े आपस में इक्वल लेंथ के होते हैं। लेकिन सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, क्योंकि इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। भाई, सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होगी। सम्मुख भुजाओं का मतलब ये होता है, ये वाली भुजा इसके सामने वाली है बेटा, मतलब ये भुजा जो है इसके सामने ये वाली भुजा है, तो ये इसके बराबर थोड़ी नहीं है। ये वाली भुजा बराबर, ये आसन्न भुजाएं होगी और ये वाली सम्मुख भुजाएं होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होती है, आसन्न भुजाएं आपस में इस ऑलवेज इक्वल होती हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं अगर आपको यहाँ पे बता दूं कि जो पतंग चतुर्भुज होता है, इसमें समझने वाली क्या बात है, इसमें समझने वाली ये बात है, केवल आप डेफिनेशन तौर पे याद कर सकते हो कि पतंग चतुर्भुज के आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। और इनके एक बार मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि लेकिन सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अब एक बात यहाँ पे बताओ, मैंने बताया सम्मुख भुजाएं बराबर तो नहीं होती, लेकिन एक चीज और यहाँ पे याद रखने वाली है कि ये वाले जो कोण है ना दोस्तों, ये कोण इसके हमेशा बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आप देखते हो इस तरीके से अगर मैं देखूं विकर्ण खींच के, तो ये एक जेड आकृति बन रही है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे, मतलब ये वाला हिसाब हो गया, ठीक है। अब ये वाला हिसाब देखो तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे कैसे होते हैं, जेड आकृति अल्टरनेटिव एंगल के हिसाब से आपको बता दिया, समझ गए। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ इसकी विशेषताओं की। तो विशेषताओं में दोस्तों कुछ नहीं है, विशेषताओं का मतलब ये होता है कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी दिखाई जा रही है। तो आप प्रॉपर्टी देखोगे तो इसके आसन्न भुजाएं बराबर होती है। कौन कौन सी भुजाएं बराबर होगी देखिएगा। नंबर 1 पे मैं आपको पूरी जानकारी, फिर उसके बाद में आपको लिख के दिखा दूंगा, ठीक है। नंबर AB बराबर AD के होगी। दूसरी बात, BC बराबर, मतलब BC जो है ना हमारी BC, वो बराबर आपके DC के हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों एक बात समझिएगा कि जो मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँ उस पर केवल फोकस कीजिएगा, वही उसकी डेफिनेशन, वही उसके गुण के रूप में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और मैं अगर आपको बता दूं तो सीधी सी बात है कि इसके आसपास के दो जोड़े बराबर होते हुए दोनों भुजाएं, मैंने बताया था आसन्न भुजाएं बराबर हो गई बराबर दोस्तों, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो इसके विकर्ण होते हैं वो समान लंबाई के नहीं होते हैं, एक विकर्ण बड़ा होता है, एक विकर्ण छोटा होता है, लेकिन दोनों विकर्ण जब काटते हैं तो कटान बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल इनकी जो आंतरिक कोण का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। तो 90 + 90 + 90 यानी 4 बार अगर 90 कर रहा हो तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि सीधा सीधा सा कि ये वाला एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल के हिसाब से बन जाता है। तो एक बार और पढ़ के बता देता हूं कि पतंग चतुर्भुज एक ऐसा विशिष्ट चतुर्भुज होता है जिसमें आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं, अर्थात इसमें आसपास के दो जोड़े समान लंबाई के होते हैं। देखो, आसपास के दो जोड़े, ये वाला हो गया समान लंबाई का, इधर ये वाला समान लंबाई का हो गया, ये हम आसन्न भुजाएं होते हैं। और इधर से देखो इसके सामने भुजा ये वाली पड़ रही है ना, तो ये हमारी सम्मुख भुजाएं होती है, लेकिन ये बराबर नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। लेकिन सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होती है, इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं दोस्तों, एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसकी विशेषताओं की बात करता हूं, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं, उसको मिटा देता हूं। अब हम विशेषता की बात करते हैं। तो विशेषता क्या कहती है कि पहला कहता है कि आसन्न भुजाओं के दो जोड़े बराबर होते हैं। आसन्न भुजाओं के दो जोड़े बराबर होते हैं, आपस में दोनों जोड़े बराबर दोस्तों। जैसे AB बराबर AD, AB बराबर AD
और आपका BC बराबर C, मतलब DC हो जाएगा। तो दूसरा कह रहा है परस्पर समांतर विकर्ण परस्पर लंबवत होते, विकर्ण परस्पर लंबवत होते, बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। बड़ा विकर्ण छोटे आएगा दोस्तों, सॉरी छोटे, बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। नंबर 3 कह रहा है कि आसन भुजाओं के बीच कोण बराबर होते हैं, मतलब आसमान का मतलब आसमान जो भुजाएं हैं, ये जो भुजा आपस में, ये भुजा जो है इसके बीच में कोण बनेगा वो बराबर बनेगा, क्योंकि ये जेड आकृति का बनानी है। जैसे कि मैंने दोस्तों बताया था कि जो अल्टरनेटिव एंगल होते हैं यानी जेड आकृति होती है, इसे हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं दोस्तों? एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांतर कोण। तो एकांतर कोण जो होते हैं उनके ये वाले मान आपस में बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार क्या होगा, ये वाला जो मान होगा ये बराबर होगा। अब मैं इधर से देखा हूं बेटा तो ये जेड आकृति बन रही है कि नहीं, बन रही है बन दोस्तों बताइए। अब मैं अगर बात करूं इस वाले की, तो इस ऐसे देखोगे तो ये भी एक जेड आकृति बनी, तो ये वाला मान किसके बराबर, इसके बराबर होगा। अब बेटा इन दोनों जोड़ोगे तो इनके बराबर मान निकलेंगे, इसके बराबर नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि असमान जो भुजाएं हैं उनके बीच में जो कोण बनेगा वो हमेशा बराबर बनेगा बेटा। तो ये क्योंकि कह रहा है, तो असमान भुजाओं के बीच कोण बराबर होते हैं, इसमें एक विकर्ण के पास समरूपता होती है और सभी चारों आंतरिक कोणों का योगफल 360 डिग्री होता ही होता है, क्योंकि आप जानते हो ये सभी हमारे सभी चतुर्भुजों में दिखाया जाता है। मतलब सभी चतुर्भुजों के लगभग आंतरिक कोणों का मान 360 डिग्री ही होता है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे इसके क्षेत्रफल की बात करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्षेत्रफल हम विकर्ण की बात करेंगे। देखिए क्षेत्रफल और विकर्ण मैंने हर आकृति का आपको निकाल के दिखाया है, इसी प्रकार इसका भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। इसका बेटा जो क्षेत्रफल होता है ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो इसके विकर्णों के गुणनफल के आधा होता है। कहने का मतलब मैं सीधे कह सकता हूं कि इसके विकर्णों के गुणनफल मतलब विकर्ण जो होते हैं ना, वहां पे उसको d1 d2 मान लेते हैं, d1 गुणा d2, ठीक है। इसके कैसा होता है, आधा होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि यानी कि जहां d1, d2 क्या है बेटा, विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। अगर इसके मैं परिमाप की बात करूं दोस्तों, तो परिमाप को देखिएगा आप। परिमाप मेरा कैसे निकलता है? परिमाप दोस्तों कैसे निकलता है? भुजा गुणा भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पर मैं आपको सीधे बता दूं कि ये तो भुजा बराबर है, ये तो भुजा बराबर है, तो इसके हिसाब से हम इसको एक अगर बराबर भुजा है तो इसको a मान लें। तो बेटा जब a होगी तो ये वाली भुजा भी a हो जाएगी, इसको b मान लें तो ये वाली भुजा b है तो ये वाली b हो जाएगी, है ना दोस्तों। क्योंकि मैंने बताया था कि जो परिमाप होता है वो या तो अलग अलग भुजाएं दे रखी है, मतलब डिफरेंट भुजाएं, तो सबको एकदम जोड़ देते हैं तो हमारा परिमाप निकल आता है। लेकिन अगर कहीं भुजाएं समान दिखाई देती हैं तो उनको कुछ इस तरीके से ही निकालते हैं, या फिर आप जोड़ दोगे तब भी सही आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला जो कहता है उसके हिसाब से चले तो फिर बात ही अलग है ना दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। तो ये क्या a और b, मतलब सब भुजाओं को क्या करते हैं, जोड़ देंगे। तो मैंने बताया था भुजा गुणा भुजाओं की संख्या, तो भुजा कितनी है a, और भुजा की संख्या कितनी है यहाँ पे 2, पहले इसका साइन है फिर जोड़ देंगे। तो ये भुजा कितनी है b, भुजा की संख्या कितनी है 2, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारा क्या निकल के आया, ये 2a हो गया प्लस ये 2b हो गया। यहाँ से दोस्तों मैं b कॉमन ले लूं तो a प्लस b बचा मेरे पास, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। देख तो ये फॉर्मूला हो गया। और वैसे अगर आप निकालते हो नॉर्मल तो हम सेम हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब a प्लस a b प्लस b, तो ये 2a प्लस 2b हो जाएगा। तो देखा जाए तो 2a प्लस b हो गया, तो इससे कोई फर्क पड़ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है। तो ये तुम्हारा था विकर्ण का मतलब परिमाप का फॉर्मूला भी मैंने निकाल दिया। अब मैं एक एग्जांपल लेके पहले क्षेत्रफल को हल करूंगा, उसके बाद इसको हल करूंगा। जैसे कि दोस्तों मैंने मान लिया कि चतुर्भुज के जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण दे रखा है, ये जो विकर्ण है, इन दोनों की लंबाई क्रमशः दे रखी है। मैंने कोई मान ली की लंबाई दे रखी है, तो मैंने मान लिया कि कोई एक समलंब चतुर्भुज है जिसका एक विकर्ण मतलब d1 है, पहला वाला विकर्ण है d1, उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में मैंने कह दिया कि दूसरा जो विकर्ण है d2, उसकी लंबाई मैं मान लेता हूँ, इसको बड़े वाले विकर्ण को a मान लेता हूँ, छोटे वाले विकर्ण को मैं मान लेता हूँ d2, क्योंकि ये छोटा वाला विकर्ण हमेशा छोटा होगा, तो इसका मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमें फॉर्मूले में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला ये कहता है, इसका फॉर्मूला कहता है
कि 1/2 गुणा d1 गुणा d2। मतलब मैंने क्या बताया था दोस्तों कि d1 गुणा d2 यानी कि इसके गुणनफल, इनके विकर्णों के गुणनफल के आधा होता है उसका क्षेत्रफल। तो मैंने दोस्तों बताया था आपको कि यहाँ पर ऐसे रखेंगे और d1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 8 है और d2 की वैल्यू कितनी है भाइयों 6 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 8 से कितना होता है 48 होता है। तो 2 से काट देंगे कितनी बार 2 चौक 8 मतलब 24 बार में चला जाएगा। ठीक है 2 दूनी 4 2 चौक 8 तो ये कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दोस्तों निकल के आ गया। बात समझ में आ गई ना। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे भाई सीधी बात है कि इसका जो क्षेत्रफल होता है ना दोस्तों वो इसके विकर्ण के गुणनफल के आधा होता है। मतलब आधा मतलब गुणनफल ये हो गया इसके विकर्णों का और उसका कितना होता है आधा होता है। तो ये आपका क्या निकल के आ गया दोस्तों ये इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया। एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। अब मैं बात करूंगा इसके पैरामीटर यानी कि परिमाप। तो देखिए परिमाप को किस तरीके से निकालते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है तो इसके एक मैंने जोड़ा लिया एक आसन में भुजाएं जो दे रखी है उनकी मान ली लंबाई a बराबर मैंने मान ली 2 है। कितनी है 2। अब इसकी मैंने b बराबर मान ली मैंने 5 मान लो 4 मान लो 4 सेंटीमीटर है और इसकी कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इसका परिमाप अगर मुझे निकालना है क्या निकालना है कि एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है जिसकी एक भुजा मतलब एक आसन भुजाओं का जो जोड़ा मतलब पूरा जोड़ा जो दे रखा है युग्म दे रखा है उसकी लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर है। कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब जो बी दे रखा है मतलब ये भी एक आसन भुजाओं का जोड़ा है पूरा तो इसकी लंबाई कितनी बेटा 4 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि 2a + b। तो 2 तो ऐसे रहेगा गुणा a + b मतलब 2 + 4 तो ये जोड़ लो बेटा कितना हो जाएगा 6। अब इसके हिसाब से अगर आप देख पा रहे हो तो इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा 2 × 6 यानी कि 6 दूनी 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये मैंने केवल आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया कि क्षेत्रफल एवं परिमाप कैसे निकाला जाता है। और दोस्तों मैं हर वीडियो में ये चीज जरूर बता रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला आया कहाँ से है क्योंकि मेन चीज क्या होती है हमें याद ना करना पड़े। इससे बढ़िया हम उसको चीज को समझ लें और समझने से हमें क्या होता है बहुत फायदा होता है हम जल्दी भूलते नहीं है। और बेटा हमने हर वीडियो में आपको ये चीज जरूर बताई है समझाया जरूर है कि इस तरीके से इसका ये फॉर्मूला निकल के आया है। ठीक है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए हमें थोड़ा उत्साह दीजिए जिससे हम आपको बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करवा सके। मैं पहले बेसिक क्लियर इसलिए करा रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो।